मेरा नाम पायल है। अगर आप आज मुझे देखेंगे तो शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि यह वही लड़की है जिसने कभी अपनी पहचान को आंसुओं और बारिश के पानी में बहते हुए देखा था। कभी मैं भी एक आम सी लड़की थी जिसके सपने उसकी हथेली की लकीरों से भी छोटे थे। और डर डर तो शायद सपनों से भी छोटे थे, क्योंकि खोने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। लेकिन जिंदगी कब, कहाँ और कैसे करवट बदल ले, यह कोई नहीं जानता। उस एक रात ने मुझे सिखा दिया कि वक्त कभी इजाजत लेकर नहीं बदलता। वो बस आता है और सब कुछ उलट पुलट कर रख देता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो मंजर मेरी आंखों के सामने किसी डरावनी फिल्म की तरह चलने लगता है। मुझे छुपा लो, ऊपर वाले के वास्ते मुझे छुपा लो, वरना वो लोग हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। रात के घुप अंधेरे में गूंजती वो आवाज किसी अजनबी आदमी की थी। आवाज में दर्द था, थकान थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज महसूस हो रही थी वो था मौत का खौफ। उसका हाथ जैसे ही मेरे पांव से टकराया, मेरा पूरा जिस्म एक झटके में सुन्न पड़ गया। बारिश का ठंडा पानी और उसमें घुला हुआ उसका गर्म खून। जब वह गर्म तरल मेरे ठंडे पड़ते पैरों को छू गया तो उस एहसास ने मेरी रूह को अंदर तक कंपा दिया। मैं उस वक्त खुद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थी, लेकिन उस अजनबी के डर ने मेरे डर को भी पीछे छोड़ दिया था। कौन है तुम्हारे पीछे? मेरी आवाज मेरी ही गले में फंसकर रह गई थी। बमुश्किल होठ हिले थे। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपना सर उठाया। सड़क की पीली स्ट्रीट लाइट में उसका चेहरा पीला और दर्द से भरा दिख रहा था। उसने दूर गूंजते पुलिस सायरन की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में जो डर था वो अभिनय नहीं हो सकता था। वो किसी जानवर की तरह हाफ रहा था, जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। वो मेरे पीछे है, वो लड़खड़ाती जुबान में बोला। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो कल का उगता सूरज कोई नहीं देख पाएगा। मेरी जेब में सबूत है, वो ले लो और भाग जाओ यहां से। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब से कोई ठोस सी चीज निकाली और मेरी मुट्ठी में थमा दी। उस वक्त मेरा दिमाग सुन्न था। मैं समझ ही नहीं पाई कि ये आखिर क्या था, ये कौन लोग थे। बचपन से सुना था कि पुलिस का सायरन मदद की उम्मीद लेकर आता है। फिर ये आदमी पुलिस की आवाज सुनकर इतना क्यों डर रहा था? क्या पुलिस ही रक्षक से भक्षक बन गई थी? मैं अभी इन सवालों के भंवर में ही थी कि सायरन की आवाज बहुत करीब आ गई। तेज नीली लाल रोशनी सीधी हमारी आंखों पर पड़ी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ एक डर नहीं था, ये किसी बहुत बड़े और कड़वे सच की दस्तक थी। वही पल था जब मेरी जिंदगी ने दूसरा सबसे बड़ा पलटा खाया। लेकिन इस पल तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी जिंदगी के उन पन्नों को पलटना होगा जहां से मेरे दुखों की शुरुआत हुई थी। मेरा पहला पलटा तब आया था जब मैं एक खिलखिलाती सुहागन से विधवा बनी, और फिर एक विधवा से बेघर भिखारन। मैं एक ऐसे गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी जहां पर सपने देखना भी एक गुनाह या बोझ समझा जाता है। वो दुनिया के सबसे मेहनती इंसान थे, एक मजदूर। उनके हाथ ईंट पत्थर उठाते उठाते सख्त हो गए थे। चेहरा समय से पहले झुर्रियों से भर गया था। धूप में तपता उनका बदन हमेशा पसीने की गंध देता था, लेकिन हमारे लिए वह गंध मेहनत की खुशबू थी। उनकी आंखों में हमेशा हमारे लिए प्यार चमकता था। वह दिन रात खटते, अपनी कमर तोड़ देते ताकि हम बहनों के पेट में रोटी जा सके और बदन पर कपड़ा हो। मुझे आज भी वह मनहूस दोपहर याद है। सूरज सर पर था और घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पायल बेटी, पायल, दरवाजा खोलो। पड़ोसी चाचा की घबराई हुई आवाज ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उनका चेहरा देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तुम्हारे पापा को काम पर कुछ हो गया है। जब उनकी लाश
घर वापस आई तो लगा कि हमारे सर से छत छीन ली गई है। उनको काम के बीच दिल का दौरा पड़ा था और वो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौके पर ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था, पर आंसुओं का सैलाब जरूर आ गया था। माँ की चूड़ियां टूटने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। पापा के जाने के बाद जिंदगी ने अपनी कड़वी हकीकतें दिखाना शुरू कर दिया। अब हमारे लिए खुद कमाने का वक्त था। माँ, जो हमेशा घर की चारदीवारी में रही थी, उसने अपनी लाज और घूंघट को किनारे रखा और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा शुरू कर दिया। लेकिन जवान बेटियों का बोझ उनकी कमर झुकाए जा रहा था। समाज की गिद्ध जैसी नजरें हम पर थी। माँ डरती थी, उसे हमारी फिक्र खाए जा रही थी। इसी डर में उन्होंने मेरी बड़ी बहन की शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी और मजबूरी में किया। माँ, ये रिश्ता ठीक नहीं है। वो लड़का अब वो उम्र में दीदी से बहुत बड़ा है और सुनने में आया है कि उसका स्वभाव भी ठीक नहीं। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन माँ ने अपनी सूजी हुई आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा था, बेटी, गरीब की बेटी के पास खुद चुनने का हक नहीं होता। जो मिल रहा है वही अपनी किस्मत समझो। हमारे पास दहेज देने को फूटी कौड़ी नहीं है और वो लोग बिना दहेज के मान गए हैं। यही बहुत बड़ी बात है। मेरी बड़ी बहन की शादी दूसरे शहर में कर दी गई। विदाई के वक्त दीदी ने मुझे कसकर गले लगाया था, जैसे वो जानती थी कि हम दोबारा शायद कभी न मिले। उसका पति उम्र में उससे दोगुना बड़ा था। बहन ने खामोशी से अपनी किस्मत समझकर उसको अपने साथ ले लिया और यहां से विदा हो गई। उसके बाद खामोशी छा गई। उसके पति ने उसको कभी भी वापस मायके नहीं आने दिया। फोन पर भी बात करना मना था। वो जिंदा थी या मर गई थी, हमें कुछ भी नहीं पता था। हम दोनों, माँ और मैं, अकेली रह गई। एक खालीपन था जो हमें काटता था। फिर मेरी बारी आ गई। माँ की रातों की नींद हराम हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। मेरी किस्मत शायद मेरी बहन से कुछ बेहतर लिखी गई थी। कम से कम शुरुआत में तो यही लगा। माँ ने मेरी शादी जहां तय की, वहां के लोग देखने पर तो बहुत अच्छे थे। मेरा पति अमन, उनका नाम लेते ही आज भी मेरे होठों पर एक फीकी मुस्कान और आंखों में नमी आ जाती है। वो बहुत ही शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। कोई नशा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। शादी की पहली रात जब मैं घबराई हुई बैठी थी, उन्होंने मुझसे कहा था, पायल, मैं जानता हूं तुमने बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं। तुम्हारे पापा नहीं है, घर की जिम्मेदारी, सब जानता हूं। पर मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे। उनका लहजा इतना ज्यादा सच्चा था, इतना पवित्र था कि मुझे उन पर यकीन आ गया और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। वह सच में मुझे बहुत प्यार करते थे और दिल से इज्जत करते थे। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, बल्कि मेरी माँ का भी ख्याल रखते थे। हर महीने अपनी छोटी सी सैलरी में से कुछ पैसे अलग करके मेरी माँ को भेजते और कहते, यह तुम्हारा हक है, माँ जी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मेरे हिस्से के दुख खत्म हो गए। ससुराल में एक सास थी और एक देवर जो विदेश में रहता था। सास थोड़ी सख्त थी, लेकिन अमन के प्यार के आगे उनकी सख्ती मुझे कभी चुभी नहीं। अमन हर शाम घर आते वक्त मेरे लिए कभी गजरा तो कभी मेरी पसंद की मिठाई लाते। हम छोटी छोटी खुशियों में जी रहे थे। मैं सुनहरे आने वाले कल के सपने बुन रही थी। पर कहते हैं ना, खुशी गरीब के घर ज्यादा देर मेहमान नहीं रहती। नजर लग गई मेरे छोटे से संसार को। मेरी माँ, जो अपने दुख और बीमारी से अकेले लड़ रही थी, एक दिन अचानक से दुनिया छोड़ गई। उनकी मौत का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था।
अब मायके के नाम पर मेरे पास कोई नहीं बचा था। मैं टूट गई थी। अमन ने मुझे संभाला, बच्चों की तरह मेरा ख्याल रखा। लेकिन अभी मैं इस दुख से संभली भी नहीं थी कि एक और झटका लगा। मेरे जीजा, बड़ी बहन के पति अचानक आए। उन्होंने विरासत का हक जताकर मेरे पापा का छोटा सा पुश्तैनी घर बेच दिया और सारा पैसा लेकर गायब हो गए। मेरी बहन का क्या हुआ, वो कहाँ है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं अनाथ तो थी ही, अब जड़ से भी उखड़ गई थी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है पायल, मेरा घर तुम्हारा ही तो है। मैं हूं ना। अमन ने मुझे सीने से लगाकर तसल्ली दी थी। मुझे सच में उस घर के जाने का ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। अमन मेरी हर जरूरत और हर ख्वाहिश का ख्याल रखते, इसलिए मुझे अनाथ और बेघर होने का ज्यादा एहसास नहीं हुआ। जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विधाता ने मेरी किस्मत की किताब में सुकून शब्द शायद स्याही की जगह आंसुओं से लिखा था। शाम, वह तारीख मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अमन ने सुबह कहा था कि जल्दी आएंगे, हम बाहर खाना खाने चलेंगे। मैं तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। मैंने खुशी खुशी फोन उठाया। हेलो अमन, आप कहाँ हैं? लेकिन दूसरी तरफ अमन नहीं थे। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मेरी रगों में खून जमा दिया। हेलो, क्या आप अमन कुमार की पत्नी बोल रही हैं? जी हाँ। मेरा गला सूखने लगा। अमन साहब का सिटी हॉस्पिटल के पास एक्सीडेंट हो गया है। हालत बहुत नाजुक है, फौरन अस्पताल पहुंच जाइए। मेरे हाथ से फोन छूटकर गिर गया। मैं नंगे पांव बदहवास सी घर से भागी। रास्ते भर मैं ऊपर वाले से मन्नतें मांगती रही। हे भगवान, मेरे सुहाग को बचा लेना, बदले में मेरी जान ले ले। बारिश तेज हो गई थी। मेरे आंसू बारिश में मिल रहे थे। जब मैं अस्पताल पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मेरे कदम जम गए। एक स्ट्रेचर पर कोई लेटा था, जिस पर सफेद चादर ढकी थी। डॉक्टर सर झुकाए खड़े थे। डॉक्टर, मेरे पति अमन, मैं हकलाते हुए बोली। डॉक्टर ने धीरे से सफेद चादर उसके चेहरे से हटाई। यह मंजर देखते ही मैं अपना सब कुछ हार चुकी थी। मेरा अमन, मेरा पति, मेरा मान, मेरा साया, सब कुछ छिन गया था। उसका चेहरा शांत था, जैसे सो रहा हो, लेकिन वो अब कभी नहीं उठने वाला था। मैंने चीख चीख कर उसको पुकारा, उसका सीना ढक छोड़ा। अमन उठो, तुमने वादा किया था, तुम मुझे कभी रोने नहीं दोगे। आज मैं रो रही हूं, उठो अमन। पर वह खामोश था। अस्पताल के ठंडे कमरे में मेरी दुनिया हमेशा के लिए वीरान हो गई। अमन के अंतिम संस्कार के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मैंने अपनी बड़ी बहन को फोन किया। मैं चाहती थी कि कोई अपना मेरे गले लगकर मुझे दिलासा दे, पर उसने फोन नहीं उठाया। शायद उसकी अपनी जिंदगी की परेशानियां और उसका जालिम पति उसे इजाजत नहीं दे रहे थे। अमन के मरते ही मेरी सास का व्यवहार, जो अब तक खामोश या सामान्य था, अचानक से बदल गया। वो औरत जो कल तक बेटे के सामने चुपचाप बैठी रहती थी, अब मुझे देखकर मुंह फेर लेती। बेटे के जाने का गम उन्हें भी था, लेकिन उन्होंने उस गम को नफरत में बदल दिया, और उस नफरत का निशाना मैं थी। वह मुझे एक नौकरानी से भी बदतर समझने लगी। एक सुबह अमन के जाने के 13वें दिन के बाद मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा मन भारी था, आंखें सूजी हुई थीं। सास अंदर आई। उन्होंने चूल्हे पर रखा हुआ दूध का पतीला जोर से जमीन पर दे मारा। गर्म दूध मेरे पैरों पर गिरा। आह! मैं चीखी। यह क्या किया आपने मम्मी जी? गई। उनकी आंखों में नफरत के शोले उमड़ रहे थे। खबरदार, जो तुमने मुझे मम्मी कहा तो एक मनहूस औरत हो तुम। जिस घर में तुम कदम रखती हो वहां पर कुछ भी नहीं रहता, सब खाक हो जाता है। तुम्हारी वजह से मेरा जवान बेटा मर गया, तुम उसको खा गई।
मेरे आंसू बहने लगे। ऊपर वाले के लिए ऐसा मत कहिए। अमन की मौत तो एक हादसा थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? हादसा नहीं, तुम्हारी नहूसत थी। वो चीखने लगी। उनकी आवाज में पागलपन था। तुमने पहले अपने बाप को खाया, फिर अपनी माँ को, और अब मेरे बेटे को। मैं इस घर में और कोई लाश नहीं उठा सकती। मेरा एक और बेटा भी है जो बाहर परदेश में काम करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा काला साया उस पर भी पड़े। मैं खामोशी से रोती रही, सब सुनती रही। मुझे लगा कि शायद उनका दुख बड़ा है, बेटे को खोने का दर्द है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि उनका दिल पत्थर का हो गया है। अगला एक हफ्ता मैंने नर्क में गुजारा। वो मुझ पर तरह तरह के जुल्म ढाती रही। मुझे बासी रोटी देती, खुद ताज़ा खाती, सारा दिन घर का काम करवाती और बात बात पर ताने मारती। क्यों जी रही है अब तक? किसके लिए बैठी है यहाँ? ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह चुभते थे। उस रात तो हद ही हो गई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मैं अपने कमरे में, जो अब स्टोर रूम जैसा बना दिया गया था, अमन की तस्वीर को सीने से लगाए बैठी थी। बस यही एक सहारा था मेरा। तभी मेरी सास आंधी की तरह मेरे कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में मेरा एक पुराना बैग था जिसमें मेरे 2-4 कपड़े ठूसे हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बाहर की तरफ लाई। निकलो मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। मैंने उनके पांव पकड़ लिए। मैं गिड़गिड़ाई, मम्मी जी, मुझे मत निकालिए। रात का वक्त है, बाहर इतनी तेज बारिश है। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपकी गाय बनकर रहूंगी, जो कहेंगी वो करूंगी, पर मुझे छत से महरूम मत कीजिए। उन्होंने बेदर्दी से मुझे ठोकर मारी। मैं लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। नर्क में जा, सड़क पर रह, या फिर मर जा, मुझे कोई परवाह नहीं है। तेरे जैसी मनहूस के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। उन्होंने मुझे मुख्य दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। मैं मुंह के बल कीचड़ और पानी से भरी सड़क पर गिर गई। मेरे पीछे लोहे का भारी गेट एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। खोलो दरवाजा, खोलो, मम्मी जी। मैंने गेट पीटा, अपनी हथेलियां लहूलुहान कर ली। मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोलो। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ घर की लाइट बंद होने की आवाज आई। रात के सन्नाटे में जब मुझ पर वह दरवाजा बंद हुआ, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पूरी दुनिया ने, पूरी मानवता ने मुझ पर दरवाजा बंद कर दिया हो। मेरे माँ बाप का साया तो कब से उठ गया था, अब पति का घर भी छिन चुका था। मैं वही गेट के बाहर बैठकर रोती रही। बारिश मेरा बदन भिगो रही थी, लेकिन मेरे अंदर जो आग जल रही थी उसे नहीं बुझा पा रही थी। किसी को भी तरस नहीं आया। पड़ोसियों के घर भी बंद थे, कोई झांकने भी नहीं आया। रात गहरी होती जा रही थी। गली के आवारा कुत्ते भौंकने लगे। मुझे अपनी इज्जत का डर सताने लगा। एक अकेली जवान औरत, रात के अंधेरे में, गीले कपड़ों में। यह समाज उसे जीने नहीं देता, नोच खाता है। मैंने अपनी फटी हुई चादर अच्छी तरह से सर पर लपेट ली, अपना पुराना बैग उठाया और वहां से चल पड़ी। मेरे पास अब कोई ठिकाना ही नहीं था जहां पर मैं जाती। जहां देखो सिर्फ अंधेरा था। मैं रोती हुई, भटकती हुई शहर की मुख्य सड़क के किनारे आ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी सुबह कहाँ होगी। कल तक मैं जिंदा बचूंगी भी या नहीं, यह भी नहीं पता था। भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया था, पर दिल का दर्द इन सबसे बड़ा था। मैं सड़क के किनारे एक टूटे हुए फुटपाथ पर सिमट कर बैठ गई। ठंडी हवा मेरे वजूद में उतर रही थी। मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मेरी आंखें अब पत्थर की हो गई थी। आंसू भी सूख चुके थे। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहां काले बादल छाए थे। ऐ ऊपर वाले,
क्या मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैं गरीब हूँ, विधवा हूँ? तूने मुझे क्यों बेसहारा छोड़ दिया? क्या अमन का साथ बस इतना ही लिखा था? मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और अपनी किस्मत को कोसने लगी। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से रात की खामोशी में दूर से पुलिस के सायरन बजने की आवाज आने लगी। मैं चौंक गई। पुलिस के सायरन को सुनकर एक अनजाना सा डर दिल में बैठ गया। गरीब के लिए पुलिस कभी दोस्त नहीं होती। क्या वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं? क्या किसी शरीफ औरत का रात को मजबूरी में सड़क पर बैठना भी जुर्म है? वे पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। मुझे खुद भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। चारों तरफ से खामोशी में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, और वो सायरन की आवाज जो करीब आती ही जा रही थी। पीन 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 की वो डरावनी गूंज मेरे दिमाग में हथौड़े मार रही थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, और अचानक से मुझे अंधेरे में भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत तेजी से पानी में भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी, जैसे फेफड़े फट जाएंगे। मैं डर की वजह से अपना सर और छुपाकर बैठ गई, एक गठरी की तरह, कि शायद वो मुझे देखे बिना गुजर जाए। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन वो कदमों की आवाज मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। एक भारी दर्द भरी करार सुनाई दी। मेरी मदद कर दो। ये वही आवाज थी जिसने मेरी कहानी को एक नया मोड़ दिया। मैंने डरते डरते सर उठाकर देखा। स्ट्रीट लाइट की धुंधली और हल्की रोशनी में उस आदमी का चेहरा दिखा। वो कोई साधारण भिखारी या शराबी नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी सफेद महंगी कमीज खून से पूरी तरह भीगी हुई थी। वो अपने पेट पर हाथ रखे हुए था, जहां से गाढ़ा लाल खून बह रहा था और बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क पर फैल रहा था। मैं घबरा गई। एक पल के लिए सोचा कि चीख मारूं और भाग जाऊं। ये आदमी जरूर कोई मुजरिम होगा, तभी पुलिस इसके पीछे है। लेकिन जब मेरी नजर उसकी आंखों से मिली तो मेरे कदम रुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी मिन्नत थी, बेबसी थी, वैसी ही बेबसी जैसी कुछ देर पहले मेरी आंखों में थी, जब मैं अपनी सास के सामने गिड़गिड़ा रही थी। पुलिस, वो पीछे है। वो लड़खड़ाने लगा। उसका शरीर झूल रहा था। पुलिस की गाड़ी अभी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ सायरन ही सुनाई दे रहा था। वो आदमी मेरे सामने निढाल होकर गिरने लगा था। मेरे दिल में द्वंद्व चल रहा था, भाग जाऊं या रुकूं। पर तभी मेरी माँ की सीख याद आई। माँ कहती थी, बेटी, अगर तुम एक बार किसी की निस्वार्थ मदद करो तो ना जाने कितनी मुश्किलें तुमसे दूर हो जाएंगी। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और आज मैं खुद भी मुश्किल में थी। शायद उसकी मदद करने से ऊपर वाला मेरी मुश्किलों को आसान कर दे, या शायद ये मेरा इम्तिहान था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस के सायरन की आवाज और करीब आती जा रही थी। गाड़ियों की हेडलाइट्स की चमक अब दूर की दीवारों पर पड़ रही थी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। उसने दोबारा से वही खौफनाक बात दोहराई। मेरे पास सबूत है, वो लोग उसे मिटाना चाहते हैं। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझा। मेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं था। मैंने अपने ऊपर ओढ़ी हुई अपनी बड़ी सी पुरानी मटमैली चादर उतारी और मेरे पीछे दीवार की ओट में छुप जाइए, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। उसने जल्दी से गिरते पड़ते वो चादर ओढ़ ली और खुद को ढक लिया। अंधेरे और उस बड़ी सी चादर ने उसके खून से लथपथ कपड़ों और उसके पहचान को छुपा दिया। वो कूड़े के ढेर के पास एक भिखारी जैसा लगने लगा। अभी वो कुछ दूरी पर ही दीवार से सटा था और मैं उसके आगे बैठी थी, जैसे मैं अपनी बीमार पति या भाई की देखभाल कर रही हूं, कि तभी पुलिस की जीप तेजी से पानी उड़ाती हुई हमारे पास से गुजरी। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने अपनी सांस रोक ली। हे भगवान, बचा लो, मैंने मन ही मन प्रार्थना की। गाड़ी की रफ्तार हल्की हुई। एक सिपाही ने खिड़की से सर निकालकर हमें देखा।
उसकी नजरें हम पर गड़ी थीं। टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। अपनी आंखों में आंसू और लाचारी भरकर उसकी तरफ देखा, जैसे मैं और वो कोई गरीब बेघर रिश्तेदार है जो रात को कहीं पनाह मांग रहे हैं। सिपाही की नजर हम पर पड़ी। उसने मेरी फटी हुई हालत देखी, फिर पीछे लेटे हुए उस चादर में लिपटे इंसान को देखा। शायद उसे लगा कि ये कोई नशेड़ी या बीमार भिखारी है। चलो आगे बढ़ाओ, यहाँ कोई नहीं है, उसने ड्राइवर से कहा। गाड़ी आगे बढ़ गई। सायरन की आवाज दूर होने लगी। शायद पुलिस की गाड़ी किसी और तरफ चली गई थी, या शायद वो अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाए। शुक्र है, वो आदमी चादर के अंदर से बड़बड़ाया, पर खतरा अभी टला नहीं था। वो आदमी चादर हटाकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, पर 2 कदम आगे जाकर लड़खड़ा गया। आह! उसका पूरा वजन मेरे कंधे पर आ गया। वो बहुत भारी था। मुझे हॉस्पिटल, उसने बड़ी मुश्किल से बस इतना कहा, और मेरी बाहों में झूल गया। वह आदमी मेरे कंधों पर बेजान बोरे की तरह झूल गया था। उसका वजन संभालना मेरे जैसी दुबली पतली जान के लिए नामुमकिन सा हो रहा था। लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझ में कौन सी अदृश्य ताकत आ गई थी। शायद यह मौत का डर था, या फिर किसी की जान बचाने की जिद। सुनिए, हिम्मत मत हारिए। मैंने उसके गाल थपथपाए, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उसके पेट से बहता खून मेरे कपड़ों को भी लाल कर रहा था। अब हम दोनों खून से सने थे, वो अपने जख्मों के खून से और मैं उसके। सड़क सुनसान थी। बारिश अब भी रिमझिम गिर रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई मदद के लिए नहीं था। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं तो ये मर जाएगा, और अगर पुलिस वापस आ गई तो मैं भी मारी जाऊंगी। मैंने फैसला किया कि चाहे जो हो जाए, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। मेरे अमन को भी अगर समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो शायद वो आज जिंदा होते। वो कसक मेरे दिल में आज भी थी। तभी दूर से एक ऑटो रिक्शा आता दिखाई दिया। मैंने सड़क के बीचों बीच जाकर हाथ फैला दिए। रिक्शे वाले ने जोर से ब्रेक लगाई और रिक्शा फिसलता हुआ रोका। क्या मरने का इरादा है पगली? रिक्शे वाला चीखा। वो जाने ही वाला था कि मैंने उसके पैर पकड़ लिए। भैया, ऊपर वाले के वास्ते मदद कर दो। इनकी तबीयत बहुत खराब है। कोई गाड़ी वाला नहीं रुक रहा। अगर आप नहीं ले गए तो ये मर जाएंगे। मैंने रोते हुए झूठ बोला। पति शब्द मेरी रक्षा की ढाल था। रिक्शे वाले ने पीछे अंधेरे में पड़े उस आदमी को देखा। खून देखकर वो भी सहम गया, लेकिन मेरी हालत और आंसुओं ने शायद उसका दिल पसीज दिया। इंसानियत अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा थी। जल्दी करो, पकड़ो इनका हाथ। उसने उतरकर मेरी मदद की। हम दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस भारी भरकम बेहोश जिस्म को रिक्शा की पिछली सीट पर डाला। कौन से अस्पताल जाना है? उसने पूछा। जो भी सबसे करीब हो, बस जल्दी ले चलो भैया। मैं हाफ रही थी। रिक्शा चल पड़ा। ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे से टकरा रहे थे, लेकिन मेरे माथे पर पसीना था। मैंने उस आदमी का सिर अपनी गोद में रख लिया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी जब जब उसके चेहरे पर पड़ती, मुझे एक अजीब सा सुकून और डर दोनों महसूस होता। वो देखने में किसी अच्छे घर का लग रहा था। कलाई पर महंगी घड़ी थी। कपड़े भी ब्रांडेड थे, भले ही खून और कीचड़ में सने हो। आखिर ये है कौन? मैंने मन ही मन सोचा। और पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी थी? तभी मुझे याद आया, उसने मुझे कुछ दिया था। मेरी जेब में सबूत है। मैंने अपनी मुट्ठी खोली। मेरे हाथ में एक छोटी सी पेन ड्राइव यूएसबी थी। उस पर भी खून लगा हुआ था। ये वो चीज थी जिसके खातिर ये आदमी मौत के मुंह में चला गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस प्लास्टिक के छोटे से टुकड़े में ऐसा क्या है, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि ये बहुत कीमती और खतरनाक है।
मैंने जल्दी से उसे अपनी चोली के अंदर छिपा लिया और ऊपर से दुपट्टा कस लिया। अस्पताल पहुंचकर मैंने शोर मचा दिया, डॉक्टर, कोई है? ये मर रहे हैं। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर दौड़े। उन्होंने उस आदमी को स्ट्रेचर पर डाला और इमरजेंसी की तरफ भागे। आप यहीं रुकिए, काउंटर पर एंट्री करवाइए। एक नर्स ने मुझे रोका। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। एंट्री? नाम, पता, पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और नाम? मुझे तो उस आदमी का नाम तक नहीं पता था। अजी सुनिए, नाम क्या है मरीज का? रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने ऊबते हुए पूछा। मेरी जुबान लड़खड़ा गई। अरे जल्दी बोलिए, पुलिस केस लग रहा है। नाम और रिश्ता बताइए। मेरे पति है, नाम माधव। मेरे मुंह से अचानक एक नकली नाम निकल गया। मुझे नहीं पता ये नाम कहाँ से आया। शायद किसी फिल्म में सुना था या बचपन की किसी कहानी में। और आपका नाम? पायल। पैसे जमा करवाने होंगे, अभी 5,000 रुपए जमा कराइए। पैसे का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मैंने अपने गले में पड़ी एक छोटी सी सोने की चेन पर हाथ रखा। ये अमन की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मुझे पहली सालगिरह पर दी थी। ससुराल वालों ने सब छीन लिया था, बस ये चेन मैंने छुपा ली थी। मैंने कांपते हाथों से वो चेन उतारी और काउंटर पर रख दी। मेरे पास कैश नहीं है भैया, प्लीज यह रख लीजिए। यह सोने की है, इनका इलाज शुरू करवा दीजिए, मैं बाकी पैसे ले आऊंगी। काउंटर वाले ने चेन को परखा और फिर दया खाकर या लालच में एंट्री कर ली। ठीक है, डॉक्टर देख रहे हैं, बाहर बैठिए। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक कोने में सिमट कर बैठ गई। मेरे कपड़े खून से सने थे, बाल बिखरे थे। आने जाने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे मैं कोई पागल हूं। पर मेरा ध्यान सिर्फ उस इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर था, जिसके ऊपर लाल बत्ती जल रही थी। हे भगवान, इसे बचा लेना। मैंने अपनी आखिरी निशानी भी दे दी। अब मेरी लाज रखना। घंटे बीतते गए। हर पल एक युग जैसा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूं। मुझे तो अपनी जान बचानी थी, अपना पेट पालना था, और मैं एक अजनबी की जान बचाने निकल पड़ी। क्या वो आदमी कोई मुजरिम था? अगर वो होश में नहीं आया तो? अगर पुलिस यहां आ गई तो? मेरे इन सवालों का जवाब देने के लिए मानो किस्मत ने फिर दरवाजा खटखटाया। अचानक अस्पताल के बाहर सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी। इस बार एक नहीं, कई गाड़ियां थीं। मेरा दिल धक से रह गया। क्या वो आ गए? मैंने छिपकर देखा। अस्पताल के मेन गेट से नीली बत्ती वाली पुलिस जीप दाखिल हुई। उसमें से एक इंस्पेक्टर उतरा। उसका हुलिया देखकर ही मुझे घिन आ गई। बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें जैसे नशा किया हो, और वर्दी की बटन पेट पर तने हुए। उसके साथ 3-4 सिपाही भी थे। वो सीधा रिसेप्शन पर गया और जोर से चिल्लाया, अभी थोड़ी देर पहले यहां कोई गोली लगा हुआ मरीज आया है। रिसेप्शनिस्ट घबरा गया। जी साहब, एक केस आया है, इमरजेंसी में है। कौन लाया उसे? इंस्पेक्टर की आवाज में शिकार करने वाले जानवर की खूंखार गूंज थी। वो औरत लाई थी। वो बैठी है कोने में। मैं भाग भी नहीं सकी थी। इंस्पेक्टर की खूनी नजरें मुझ पर जम गईं। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और डंडा हिलाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। मेरे पांव जमीन में जम गए। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। इधर आओ, उसने उंगली के इशारे से मुझे बुलाया। मैं डरते डरते कांपते कदमों से उसके पास गई। जी साहब, मेरी आवाज बमुश्किल निकली। इंस्पेक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी खून से सनी चादर, मेरी फटी हुई हालत। उसकी नजरों में एक गंदी चमक थी। तुम लाए हो इसको? कौन है ये? और तुम्हारा क्या लगता है? उसके मुंह से शराब और तंबाकू की तेज बदबू आ रही थी। जी, ये मेरे पति है। हम गांव से आ रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। मैंने वही झूठ दोहराया। मुझे लगा
शायद ये झूठ मुझे बचा लेगा। पर इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन नहीं हुआ था। पति है तो नाम क्या है उसका? उसने अचानक सवाल डाला। माधव। और तुम्हारा नाम? इंस्पेक्टर ने मेरे करीब आकर मेरी आंखों में देखा। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। शहर में गोलीबारी हुई है। एक मुजरिम भागा है जिसके पास सरकार की चोरी की हुई एक फाइल है, और हुलिया तुम्हारे पति से मिलता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फाइल? मतलब वो पेन ड्राइव? नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो मजदूर है। मैं गिड़गिड़ाई। चुप कर! वो जोर से चिल्लाया। आसपास के मरीज भी डर गए। सच सच बता, वो चीज कहाँ है? उसने तुझे कुछ दिया होगा। कोई कागज, कोई चिप? मेरे पास कुछ नहीं है साहब, मैं कसम खाती हूँ। कसम खाती है? वो हंसा। लेडी कांस्टेबल को बुलाओ, इसकी तलाशी लो, कपड़े उतार कर चेक करो, कहीं इसने अपने कपड़ों में तो नहीं छुपाया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अगर तलाशी हुई तो वो यूएसबी पकड़ी जाएगी, और अगर वो पकड़ी गई तो ये लोग उसे मार देंगे और मुझे भी गायब कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं पीछे हटी। मैं पुलिस हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। पकड़ो इसे। उसने सिपाहियों को इशारा किया। एक सिपाही ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोड़िए मुझे, बचाओ! मैं चीखी, लेकिन अस्पताल का स्टाफ डर के मारे कुछ नहीं बोला। इंस्पेक्टर मेरे करीब आया। सीधे तरह दे, वरना थाने ले जाकर वो हाल करूंगा कि अपनी शक्ल भूल जाएगी। मैं रोने लगी। मम्मी जी, अमन! मुझे अपने मरे हुए पति और जालिम सास याद आ गए। उस वक्त लगा कि सास का घर से निकालना कम दर्दनाक था। असली दरिंदे तो यहाँ वर्दी में खड़े थे। वो मेरा हाथ मरोड़ रहा था कि तभी हाथ छोड़ो उसका! एक भारी और कड़कदार आवाज ने पूरे कॉरिडोर को गूंजा दिया। ये आवाज किसी फिल्म के हीरो जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें एक ऐसा रौब था जैसे कोई शेर दहाड़ा हो। इंस्पेक्टर और सिपाही एक पल के लिए सहम गए। उन्होंने मुड़कर देखा। अस्पताल के मुख्य दरवाजे से कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए। वे पुलिस की वर्दी में नहीं थे। वे काले सूट में थे, कानों में वायरलेस सेट लगाए हुए थे और हाथों में ऑटोमेटिक बंदूकें थीं। उनके बीच में एक लंबा आदमी था जिसने कोट पैंट पहना था और जिसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था। कौन हो तुम लोग? यहां पुलिस की कार्यवाही चल रही है, इंस्पेक्टर ने संभलते हुए कहा। पर उसके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं थी, घबराहट झलक रही थी। वह सूट वाला आदमी तेजी से इंस्पेक्टर के पास आया और बिना कुछ बोले उसकी वर्दी के कॉलर पर हाथ डाल दिया। पुलिस की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करते हो? शर्म नहीं आती एक औरत पर हाथ उठाते हुए? तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? इंस्पेक्टर ने धमकी देने की कोशिश की। उस आदमी ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकालकर इंस्पेक्टर की आंखों के सामने लहराया। मैं कर्नल अंकित हूं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, और जिस आदमी का इलाज अंदर चल रहा है वो इस देश का सांसद एमपी है, कोई मुजरिम नहीं। और तुम? कर्नल ने इंस्पेक्टर को धक्का दिया। तुम उन गुंडों के साथ मिले हुए हो जिन्होंने उन पर हमला किया। सांसद? एमपी? मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे कान सुन्न हो गए। जिस आदमी को मैंने सड़क किनारे लावारिस समझकर उठाया, जिसे मैंने अपनी पुरानी चादर में छुपाया और रिक्शे में डालकर यहां लाई, वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक एमपी है। डर की एक नई लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। मैं बड़े लोगों के बड़े मामलों में फंस गई थी। इंस्पेक्टर का रंग हल्दी जैसा पीला पड़ गया। एसपीजी और सांसद का नाम सुनते ही उसका नशा उतर गया। सर, मुझे नहीं पता था। मुझे तो खबर मिली थी कि वह हकलाने लगा। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करवाऊं और अरेस्ट करवाऊं, कर्नल अंकित ने दहाड़ा। इंस्पेक्टर ने अपने साथियों को इशारा किया और दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक मुसीबत टली थी
तो दूसरी आ गई थी। क्या ये नए लोग भी दुश्मन हैं या ये सच में मददगार है? कर्नल अंकित ने अब मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा सख्त था, फौजी जैसा, लेकिन आंखों में वो गंदगी नहीं थी जो इंस्पेक्टर की आंखों में थी। वह मेरे पास आए। मैडम, आप ठीक हैं? उनकी आवाज में नरमी थी। मैं सिर्फ सिर हिला पाई। मेरा गला सूख चुका था। आपने उस आदमी को यहां लाकर बहुत बड़ी भलाई की है, लेकिन अब आपके लिए यहां लॉबी में रुकना खतरे से खाली नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा ताकि कोई और ना सुन सके। दुश्मन अस्पताल के बाहर भी हो सकते हैं। फिर उन्होंने मेरी आंखों में सीधे देखा, जैसे मेरी आत्मा को पढ़ रहे हो। कोई छोटी सी चीज। मैं फिर से डर गई। क्या मैं इस पर भरोसा करूं? मैंने अपना दुपट्टा और कस लिया। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। कर्नल अंकित हल्का सा मुस्कुराए। डरिए मत, मैं उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हूं। वो पुलिस वाला जो अभी गया, अगर आप वो चीज उसे दे देती तो अब तक वो साहब अंदर मर चुके होते और आप भी। उन्होंने अपना कार्ड मुझे थमाया। आप सुरक्षित हैं, लेकिन वो सबूत बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखिए। मुझे थोड़ा हौसला हुआ, लेकिन मैंने फिर भी जिद पकड़ ली। मैं वो चीज अभी आपको नहीं दूंगी जब तक वो इंसान होश में नहीं आ जाते और खुद मुझसे नहीं कह देते। मुझे नहीं पता कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। मेरी इस बात पर कर्नल अंकित ने मुझे हैरानी से देखा। फिर उनकी आंखों में इज्जत की चमक आ गई। बहुत बहादुर औरत है आप। ठीक है, आपकी मर्जी। जब तक विजय सर होश में नहीं आते, आप अमानत अपने पास रखिए। उन्होंने एक गार्ड को इशारा किया। इनको प्राइवेट रूम में लेकर जाओ। दरवाजे पर पहरा लगाओ। कोई अंदर नहीं आना चाहिए, डॉक्टर के अलावा। मुझे एक प्राइवेट कमरे में ले जाया गया। ये कमरा मेरे ससुराल के पूरे घर से भी ज्यादा साफ और आरामदायक था। सफेद चादरें, ऐसी की ठंडक। पर मेरी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की बारिश देखने लगी। कल रात मैं उसी बारिश में बेघर होकर रो रही थी, और आज मैं एक वीआईपी कमरे में कैद हूं, एक सांसद की जान बचाने की गवाह बनकर। मेरी मुट्ठी में अब भी वो पेन ड्राइव चुभ रही थी। विजय सर, कर्नल ने उनका नाम विजय बताया था। विजय यानी जीत। क्या वो मौत से जीत पाएंगे? और अगर वो बच गए तो मेरा क्या होगा? क्या वो मुझे पहचानेंगे भी? या काम निकलने के बाद मुझे फिर उसी सड़क पर फेंक दिया जाएगा? पूरी रात मैं सो नहीं पाई। कभी नर्स आकर मेरा हालचाल पूछती तो कभी खाना दे जाती। मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में हूं। सुबह के करीब 4 बजे दरवाजा खुला। वही डॉक्टर और कर्नल अंकित अंदर आए। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन एक सुकून भी था। मुबारक हो, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑपरेशन सफल रहा। गोली दिल के बहुत करीब थी, लेकिन निकाल दी गई है। वो खतरे से बाहर है। मेरी जान में जान आई। अनजाने में ही सही, मैंने एक रिश्ता जोड़ लिया था उस अजनबी से। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैंने बेताबी से पूछा। अभी नहीं, वो होश में आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने होश में आते ही सबसे पहले एक ही बात पूछी। कर्नल अंकित ने मेरी तरफ देखा। क्या? उन्होंने पूछा। वो लड़की कहाँ है जिसने मुझे अपनी चादर दी थी? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद था, उसे मैं याद थी। तैयार हो जाइए, कर्नल ने कहा। वो आपसे मिलना चाहते हैं, और अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मुझे नहीं पता था कि यह बदलाव अच्छा होगा या बुरा, लेकिन इतना तय था कि पायल अब वो पुरानी पायल नहीं रही थी। मैं उस कमरे से बाहर निकली, उस आदमी से मिलने जिसने अनजाने में मेरी अंधेरी दुनिया में एक नया दीपक जला दिया था।